मित्रों, एक कविता का मैं पाठ करने चल रहा हूँ। उसका शीर्षक है मेरा गांव। ये मैं समझता हूँ कि ये प्रेम कविता भी कही जा सकती है। वैसे आप सुनेंगे तो अपना विचार स्वयं मुझको स्पष्ट कीजिएगा। ये कविता मेरी धर्मयुग में, जो उस समय की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी, उसमें इसका प्रकाशन डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने किया था। उनको ये बहुत पसंद आई थी कविता। मुझे भी ये कविता बहुत पसंद है, इसलिए मैं पाठ करने के लिए जैसे उत्सुक हूँ। सुनिए मेरा गांव। कदम के वृक्षों की कटीली डालों, उसके चारों ओर फैली भ्रांति आस्था, और उस आस्था का पंख मैं कदापि नहीं देना चाहता, जिससे तुम इस गांव की गलियों में बराबर भटकती रहो। कदम के वृक्षों की कटीली डालों, उसके चारों ओर फैली भ्रांति आस्था, और उस आस्था का पंख मैं कदापि नहीं देना चाहता, जिससे तुम इस गांव की गलियों में बराबर भटकती रहो। मेरे गांव की इस गली में कहीं कहीं पर पानी भरा है। उसमें बतख टोल रहे हैं, और वह बतख के कई जोड़े चोंच से एक दूसरे के बदन पर पानी डालकर किलोल कर रहे हैं। तुमने इसका अर्थ अवश्य समझ लिया होगा कि मैं गांव के पास वाले बहते सोते में इसी तरह का समय व्यतीत करना चाहता हूँ। फिर से देखिए, मेरे गांव की इस गली में कहीं कहीं पर पानी भरा है। उसमें बतख डोल रहे हैं, और वह बतख के कई जोड़े चोंच से एक दूसरे के बदन पर पानी डालकर किलोल कर रहे हैं। तुमने इसका अर्थ अवश्य समझ लिया होगा कि मैं गांव के पास वाले बहते सोते में इस तरह का समय व्यतीत करना चाहता हूँ। माँ अपने बच्चे को नंगा कर नहला रही होती है। धूल के लेप से लिपटे बच्चे फटे कपड़े डाले हुए इधर उधर मिट्टी के मेड़ बनाकर घर घर खेल रहे होते हैं। माँ अपने बच्चों को नंगा कर नहला रही होती है। धूल के लेप से लिपटे बच्चे फटे कपड़े डाले हुए इधर उधर मिट्टी के मेड़ बनाकर घर घर खेल रहे होते हैं। बैलों के घुंघरूं की आवाज़ आते जाते गूंजती रहती है। मैं यह सब इसलिए बता देने का इच्छुक हूँ कि गेंदे गुलदावली की बगिया बनाने से कुछ नहीं होता। मेरा गांव में सब कुछ तो हो रहा है, तुम कहीं से भी अपना प्रतीक ढूंढ सकती हो। मेरे गांव में सब कुछ हो रहा है, तुम कहीं से अपना प्रतीक ढूंढ सकती हो। शायद तुम्हें मेरा गांव अच्छा न लगे, शायद तुम्हें मेरा गांव ना अच्छा लगे। मैं समझता हूँ कि यहाँ व्यक्ति को अव्यक्त रहना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ व्यक्ति को अव्यक्त रहना पड़ता है। आंसुओं को चुपचाप पीना पड़ता है, नारियों को संदर्भ बनना पड़ता है। सभी कुछ तो है जो तुम नहीं बनना चाहती। आम का बौर ऋतु पर ही भरगंध बिखेरता है, महुआ का रस अपने समय मीठा होता है। तोते अवश्य ही सूर्य रस पीते हैं, क्योंकि धान का खेत बड़ी तेजी से उस समय कटता है। भेड़ अपने बच्चों को दूध पिलाते समय खूब चाटती है। दूर दूर घरों से चक्की पर आटा पीसते हुए औरतों के गाने की आवाज़ कान भरती है। बांस के खोपड़ से कोयल कूदती है, किलहटी बड़ी तेजी से दौड़ती है। फिर से देखिए, तोते अवश्य ही सूर्य रस पीते हैं, क्योंकि धान का खेत बड़ी तेजी से उस समय कटता है। भेड़ अपने बच्चों को दूध पिलाते समय खूब चाटती है। दूर दूर घरों से चक्की पर आटा पीसते हुए औरतों के गाने की आवाज़ कान भरती है। बांस के खोपड़ से कूदती है, किलहटी बड़ी तेजी से दौड़ती है। माँ निरंतर बहती रहती हैं। पिता की दृष्टि ठोट हो चुकी है, और तुम हो कि कदम की कटीली ढालों को कल्पना में डूबी निरंतर फैलती जा रही हो। माँ निरंतर बहती रहती है, पिता की दृष्टि ठोट हो चुकी है, और तुम हो कि कदम की कटीली डालों की कल्पना में डूबी निरंतर फैलती रहती हो। गाँव आकर घूमो, गाँव आकर घूमो, सरसों के पीले फूलों के बीच, मटर के सफ़ेद नीले पीले लाल काले बैगनी रंग बिरंगे मुलायम कटावदार फूलों के दो पंख पत्र में देखो।
ये अंतिम पैरा है इस कविता का। गांव अगर घूमो सरसों के पीले फूलों के बीच, मटर के सफ़ेद नीले पीले लाल काले बैगनी रंग बिरंगे मुलायम कटावदार फूलों के दो पंख पत्र में देखो, यह सब मेरा सारा गांव तुम्हारे स्वागत अभिनंदन और समर्पण के लिए आतुर है। देखो ये सब मेरा गांव तुम्हारे स्वागत अभिनंदन और समर्पण के लिए आतुर है। कदम के वृक्षों की कटीली डालूं, उसके चारों ओर फैली भ्रांति आस्था, और उस आस्था का पंख मैं कदापि नहीं देना चाहता जिससे तुम इस गांव की गलियों में बराबर भटकती हो।